Assalamu alaikum. This is Dr. Yasir. Can everyone hear me properly? So should we start? Okay, ji. Thank you. Okay, ji. Before I start my today's lecture, I would like to know whether you went home yesterday and have had a look on the classification of different types of vitamins. So would you like to tell me about at least 4 names of water-soluble vitamins? Can you write it down for me in the chat box? Mohammad Daniel, beta, what is the name of vitamin C? You just wrote vitamin C. What is the full name of vitamin C? Okay, shabash. Okay, ji. Pantothenic acid. Which vitamin is called as pantothenic acid? Short form क्या होती है इसकी? B5, very good. Folic acid B9. Vitamin B5 सायरा. Vitamin B5 को क्या कहते हैं? पूरा नाम क्या होता है सायरा इसका? ठीक है, very good. इसके अलावा और एक सामने लिखा हुआ है आपके बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर. ठीक है. Thiamine is vitamin B1. Okay. What about biotin? G. Ayman Mudassir. B7, very good. What about folic acid? What about cobalamin? Yeah, cyanocobalamin. Okay, जी. ठीक है, very good. Okay, we discussed about different classification, different types of vitamins as far as the classification of vitamins is concerned. We categorized into fat-soluble and water-soluble ones. First, we will try to cover water-soluble ones, in which the first vitamin which we covered yesterday was a vitamin C or ascorbic acid. It is considered to be helpful for the body in so many ways. Immune system को boost करता है. ठीक है, आपके different metabolisms का part है. Collagen की synthesis skin के लिए बड़ा ज़रूरी है. ठीक है, आपकी cartilage, tendons, ligaments, skin, ठीक है, इनके आर्किटेक्चर को मेंटेन करता है. और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है स्कर्वी, जिसके अंदर ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं, स्वोलन ब्लीडिंग गम्स हो सकते हैं. ठीक है. देन वी स्टार्टेड ऑफ विद विटामिन B1 व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज थायमीन. हमने इसकी कुछ बेसिक्स पढ़ी थी. B1 इट्स इजी टू रिमेंबर. इसकी RDA हमने विटामिन C की कितनी RDA की थी, किसी को याद है? 30 to 60 milligram per day. That is the average requirement, daily requirement, recommended daily allowance. Vitamin B1 is very easy to remember. B1 है तो 1 milligram per day is the RDA for B1. ठीक है. हमने विटामिन B के एज अ होल अगर विटामिन B कॉम्प्लेक्स की बात करें जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ढेर सारे विटामिन आते हैं, B1, B2, B3, B5, B7, B9 एंड B12. ठीक है. और अगर इनके नाम लें तो थायमीन, रिबोफ्लेविन, नायासिन, पेंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, फॉलिक एसिड एंड साइनोकोबालामीन. इनकी अगर हम एक जनरलाइज सोर्सेज की बात करें तो उसके अंदर हमने बात की थी कुछ वेजिटेबल्स, ठीक है, कुछ टाइप के फ्रूट्स और स्पेशली जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं. ठीक है, इनके अंदर विटामिन B बहुत ज़्यादा होता है, जिसके अंदर मीट आ जाता है, चिकन आ जाता है, ऑफाल आ जाता है. ठीक है. ऑफल का क्या मतलब होता है? डज एनीवन नो ऑफल क्या होता है?
What is awful? OFFAL. जी, उर्दू ज़ुबान में ओजड़ी बोलते हैं इसको, ठीक है। दैट इज़ अ स्टमक, जिससे आपके ये बनते हैं सॉसेजेस वगैरह और ये सारा, ठीक है। स्किन जो होती है आपकी इंटेस्टाइन की और ये स्टमक का पार्ट जो होता है, ठीक है। हाँ, इसको ऑफल जो होता है ये, यस, ठीक है। एंड पर्टिकुलर ये जो स्टमक का है, ठीक है, ओजड़ी आम जुबान में मैं इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है जी। ओके, दिस इज़ अ वेरी रिच सोर्स फॉर दीज वाइटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले जितने भी वाइटामिन हैं। इन पर्टिकुलर हम आगे चल के B2 और B3 की बात करेंगे, उसके अंदर ये वर्ड आप देखने को मिलेगा। ओके, ओके, लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. What happens whenever there's B1 deficiency in your diet or thiamine deficiency in your diet? I highlighted the term beriberi yesterday. Beriberi is of two types. One is dry beriberi, the other one is wet beriberi. Dry beriberi is associated with the neurological problems. Wet beriberi is related to cardiovascular disturbances. ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए आपको। अगर ड्राई बेरी पूछी जा रही है तो फिर इसका मतलब द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 हैज़ अफेक्टेड द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर पोलीन्यूराइटिस इज अ टर्म। पोलीन्यूराइटिस मतलब डिफरेंट न्यूरल चैनल्स इफेक्ट हो सकते हैं, दैट कैन डिफरेंट नर्व्स इन्वॉल्व हो सकती हैं, मैल फंक्शनिंग हो सकती है उनकी, एंड दैट कैन रिजल्ट इन डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, जिसके अंदर टो ड्रॉप हो सकती है, फुट ड्रॉप हो सकता है, रिस्ट ड्रॉप हो सकती है, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरेस्थीजियाज होते हैं हो सकते हैं। पैरेस्थीजियाज आर सिंपली, अगर आम जबान में उसको बात करें तो एबनॉर्मल सेंसेशंस, ठीक है। एब्सेंट भी हो सकते हैं किसी एरिया के अंदर और ज़्यादा भी हो सकती हैं एबनॉर्मल सेंसेशंस जो कि रूटीन से हटके होती हैं, पैरेस्थीजियाज की कैटेगरी में आएंगी। देन कम्स बर्निंग फीट। विटामिन B1 डेफिशिएंसी का पेशेंट अक्सर आपको प्रेजेंट करता है और कहता है जी मेरे जो फीट हैं वो बर्निंग होते हैं, ठीक है, बर्निंग फीट की हिस्ट्री देता है, ठीक है। तो बर्निंग फीट काफ़ी और चीज़ों की वजह से भी हो सकता है, बट आपके जहन में न्यूट्रिशन आनी चाहिए एट द टाइम ऑफ हिस्ट्री ट्रेकिंग। जब भी आप पेशेंट को डील करेंगे और उसमें बर्निंग फीट की आ जाएगी या रिस्ट ड्रॉप आ जाता है किसी का या फुट ड्रॉप आ जाता है, अदर देन ट्रॉमा, ट्रॉमा के अंदर ये हो सकता है कंप्रेशन हो सकती है किसी नर्व की, मगर एट द सेम टाइम न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी हो सकती है जिसके अंदर विटामिन B1 सरे फहरिस्त है। मस्कुलर एट्रोफी, अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाए, न्यूरल एट्रोफी हो जाए, ठीक है, जो आपकी न्यूरल सप्लाई जा रही है, नर्व सप्लाई जा रही है किसी पर्टिकुलर मसल को, उसकी एट्रोफी भी हो सकती है इन सिवियर thiamine और विटामिन B1 deficiency. Let's move on to wet beriberi. As we discussed earlier that it is associated with the cardiovascular disturbances. ठीक है, इसमें होगा क्या, there is a heart enlargement और इतना बड़ा हो जाता है उसका साइज that it stops functioning properly और it leads to a failure state. ठीक है, फेलियर स्टेट होगी तो उसके इर्द गिर्द एडीमा हो जाएगा, फ्लूइड की कलेक्शन हो जाएगी, ठीक है, जिसको आप पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी बोलते हो, और उसकी जो पेस है वो रिड्यूस हो जाएगी, उसकी उसकी जो पंपिंग एक्शन है वो स्लो हो जाएगा, दैट वुड रिजल्ट इन ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया इज सिंपली अ स्लो हार्ट रेट। तो अपनी पल्स चेक करते हैं आप, ठीक है, अगर किसी की पल्स 72 से नीचे आ जाए तो आप उसको कहेंगे ब्रेडिकार्डिया है इसको। अगर किसी की पल्स रेट बहुत तेज़ आए तो आप उसको बोलते हैं टेकिकार्डिया इसको, ठीक है। सो ये टर्म्स आपको साथ साथ ग्रैब करते जाना है, देखिए आपको स्नैरियोज में पूछी जाए, MCQs में पूछी जाए या SCQs में पूछी जाए या इवन आपको वाइवा में भी पूछा जा सकता है। ऐसा विटामिन बताएं बी कॉम्प्लेक्स का जो ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है जिसकी डेफिशिएंसी, तो फिर आपके जहन में विटामिन B1 आना चाहिए राइट अवे, ठीक है। सो ब्रेडिकार्डिया इज सिंपली स्लो हार्ट रेट एंड टैकीकार्डिया इज फास्ट हार्ट रेट। सो दीज आर रिलेटिवली न्यू टर्म्स फॉर यू, ये आपको मेमोराइज करनी है, या आगे चल के ऑब्वियसली ये पूरी एक पूरा टॉपिक है लॉन्ग रन, जब आप नेक्स्ट अगली क्लासेस में जाके पढ़ोगे इसको तो इसके ढेर सारे कॉजेज होते हैं, जिसमें से एक कॉज हम यहाँ कवर कर रहे हैं विटामिन B1 डेफिशिएंसी। सिवियर थायरामीन डेफिशिएंसी इन अल्कोहल अब्यूजर्स।
फॉरेन के अंदर बहुत ज़्यादा है, आई मीन यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, पर्दा डाला रहता है चीज़ों के ऊपर, मगर ये है कि इट्स वेरी कॉमन। अल्कोहल कंजप्शन रिसेंटली हैज़ बीन इंक्रीज्ड हियर इन पाकिस्तान एज वेल। ठीक है, होता क्या है अल्कोहलिज्म के अंदर, क्या होता है, जो रेगुलर ड्रिंकर होता है वो ही इज़ यूजुअली अनअवेयर ऑफ हिज डाइट। ठीक है, जो रोज़मर्रा की बुनियाद के ऊपर ड्रिंक कर रहा होता है, ज़ाहिर अपनी सेंसेस में नहीं होता, अपनी अपने नॉर्मल जो उसका मेंटल फंक्शन है वो डिटोरिएट हुआ होता है, तो ही इज़ लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट हिज डाइट। जब वो डाइट डेफिशिएंसी होती है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, उसमें चांस है बाकी विटामिन भी जाने का, बट इन स्पेसिफिक जब हम विटामिन B1 या थायमीन की बात करते हैं, अगर किसी भी अल्कोहल अब्यूज़र के अंदर इस विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो एक सिंड्रोम जन्म लेता है। ठीक है, उस सिंड्रोम का नाम होता है वर्निके-कोर्सैकोफ सिंड्रोम। इसको नाम याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, CQ ये पूछा जाएगा आपसे, और जितने 4-5 पॉइंट्स आपको स्लाइड में सामने नजर आ रहे हैं जो मैं अभी बताऊंगा, ये लिख देंगे तो दैट इज इट। ठीक है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। वर्निके-कोर्सैकोफ सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, देयर इज अ डिसओरिएंटेशन एंड एपैथी। ठीक है, आई मीन एक तो वो माइंड से डिसओरिएंटेड होगा। ठीक है, उसको नहीं पता उसने क्या काम करना है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन डिटर्मिन नहीं कर पाएगा अपने किसी भी काम करने की, कोई भी टास्क अपना और इनिशिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, एपैथी बड़ी पुअर सी स्टेट होती है, वीकनेस से भी नीचे की स्टेट होती है, जिसके अंदर उसके से कुछ भी नहीं किया जा रहा होता। ठीक है, ही इज़ अनएबल टू डू एनीथिंग। लॉस ऑफ शॉर्ट मेमोरी हो सकती है इस सिंड्रोम के अंदर। जर्की आई मूवमेंट्स भी ऑब्जर्व होती हैं कई काफ़ी पेशेंट्स के अंदर, जिनको अगर आप टर्म दो, उसको एक नाम बताएं, अगर उसको एक कंडीशन अगर उसको कहें कि जर्की आई मूवमेंट्स को क्या कहते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज निस्टैगमस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। एंड स्टैगरिंग गेट। ठीक है, स्टैगरिंग गेट, लड़खड़ा के चलना। ठीक है, बाहर के मुल्कों में एक टेस्ट किया जाता है, अगर अगर सस्पिशन हो जाए पुलिस को, जो ट्रैफिक पुलिस होती है कि समबडी इज ड्रंक एंड ड्राइविंग अ कार, उसको रोका जाता है और उससे कहा जाता है कि कैन यू वॉक स्ट्रेट इन लाइन फॉर अप टू सम डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन के अंदर चलने को कहा जाता है, ही इज़ अनएबल टू डू इट। ठीक है, उसकी ए टैक्सिक गेट होती है, लड़खड़ा के चलता है, थोड़ा सा जिग-जैग सा चलता है, स्ट्रेट लाइन के अंदर वो नहीं चल पाता। दैट इज कॉल्ड एज स्टैगरिंग गेट, और इन शॉर्ट एटैक्सिया। सो निस्टैगमस, एटैक्सिया, लॉस ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, डिसओरिएंटेशन एंड एपैथी। ठीक है, ये क्लिनिकल फीचर्स देखने में आते हैं इन केस ऑफ वर्निके-कोर्सैकोफ सिंड्रोम। आपसे पूछा जाता है वर्निके-कोर्सैकोफ सिंड्रोम क्या है, तो आप बताएंगे कि जी severe thiamine deficiency in alcohol abusers, रेगुलर ड्रिंकर्स ऑफ अल्कोहल। ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर हमने बेरी बेरी बात की थी, ड्राई बेरी बेरी एंड वेट बेरी बेरी। ठीक है, अब अल्कोहल अब्यूजर्स के अंदर बात कर रहे हैं कि अल्कोहल के अपने भी इफेक्ट्स होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो जो कॉम्बो तैयार होता है अल्कोहलिक्स के अंदर, जो क्रॉनिक अल्कोहलिक्स होते हैं, along with vitamin B1 deficiency, that ends up at disorientation and apathy, loss of short-term memory, jerky eye movements, which is called as nystagmus, as well as staggering gait, which is called as ataxia. Person is unable to walk in a straight line. ठीक है, ओके जी। थायमीन डेफिशिएंसी, पोलिन्यूराइटिस की हमने बात की, इसमें आप देख लीजिए कुछ एग्जांपल्स हैं, पिक्चर्स, ताकि आपको यू कैन इजीली रिकॉल इन द फ्यूचर। ठीक है, आप कई दफ़ा आपकी फोटोग्राफिक मेमोरी बड़ा हेल्पफुल होती है आपके लिए टू टू रिप्रोड्यूस द मटेरियल, स्पेशली इन द एग्जाम्स। दिस इज अ फुट ड्रॉप, अ पेशेंट इज अनएबल टू फ्लेक्स हिज फुट, फुट ड्रॉप है नीचे की तरफ। ठीक है, दैट इज एग्जांपल ऑफ पेरिफेरल न्यूराइटिस of nutritional origin that shows limitation of flexion of ankles. एंकल के ऊपर, एंकल जॉइंट के ऊपर ये फ्लेक्स नहीं कर सकता, ये ऊपर की तरफ इसको मूव नहीं कर सकता। ठीक है, बट ऐसे पेशेंट को जब आप 2 वीक के लिए थायमीन थेरेपी देते हो, व्हेन इट इज प्रूव्ड, उसके ब्लड सैंपल करवाते हो, आपको सस्पिशन होती है कि फुट ड्रॉप के साथ प्रेजेंट किया, कहीं इसको थायमीन डेफिशिएंसी तो नहीं है,
आप उसका ब्लड सैंपल करवाते हैं और बाकी उसकी थायमीन डेफिशिएंसी आ जाती है, एंड यू पुट हिम ऑन 2 वीक थायमीन इंटेंसिव थेरेपी। तो उसके बाद आप रिजल्ट देखते हो, द सेम पर्सन इज एबल टू फ्लेक्स हिज टोज और फुट एट एंकल जॉइंट। ठीक है, सो इट इज़ अ रिवर्सिबल फिनोमेना, क्योंकि किसी नर्व की डैमेज होने से, कोई ट्रॉमा की वजह से, परमानेंट मसल लॉस की वजह से फुट ड्रॉप नहीं हुआ हुआ। ये सिर्फ एक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जिसको हम थायमीन आप पढ़ रहे हैं, ज़ाहिर है B1 की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से हुआ हुआ है। तो जब आप उसको रिप्लेस करोगे तो वो अपनी दोबारा नॉर्मल स्टेट के अंदर, फंक्शनिंग स्टेट के अंदर वापस आ जाएगा। पिटिंग एडीमा, इट इज़ ऑल्सो अ करेक्टरिस्टिक फाइंडिंग इन थायमीन डेफिशिएंसी। हमने बात की थी वेट बेरी की, जिसके अंदर हमने बात की थी कि एडीमा हो जाता है, हार्ट एनलार्ज हो जाता है, उसके इर्द गिर्द फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, उसकी पंपिंग एक्टिविटी स्लो हो जाती है। जब पंपिंग एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, तो जाहिर है देयर विल बी पुलिंग ऑफ ब्लड, देयर विल बी एडीमा इन द डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, दिस इज द डिपेंडेंट पार्ट। आप जब खड़े होते हो तो आप डिपेंडेंट होते हो अपने लोअर एक्सट्रीमिटीज के ऊपर, देयर विल बी पुलिंग ऑफ ब्लड हेयर। ये आप एडीमा देख रहे हो, दिस इज एडिमेटवस। Swelling of legs with pitting in ankle region, this region, beginning of so-called wet beriberi. For example, patient presents to you with a history of swelling of legs and pitting edema, and you suspect of this patient as of deficient in uh, vitamin B1 or thiamine. You go for blood test, comes out to be thiamine deficiency, and you decide that that this particular patient needs a therapy, and you give him or her IV injection of thiamine. So after 4 days, you can clearly see the difference between the two figures. The A figure was with the edema in a thiamine deficient patient. After 4 days of single IV injection of thiamine, there is a remarkable reduction in the edema. अब इसको normal legs आपको नजर आ रही हैं. There is no edema here in comparison to this figure. This is the same person. इसमें थायमीन डेफिशिएंसी थी, आपने उसको इंजेक्शन दिया तो उसकी थायमीन डेफिशिएंसी ख़त्म हो गई, उसकी लेग्स के ऊपर से स्वेलिंग रिड्यूस हो गई या ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। ओके जी, बेरी हार्ट, दिस इज़ अ चेस्ट एक्सरे, A, B and C, द 3 फिगर्स। ये आपको रिब्स नज़र आ रही हैं और ये ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, दिस इज़ योर लंग टिश्यू। ये जो आपको बहुत ब्राइट वाइट कलर का एक शेडो नज़र आ रहा है, दिस इज शेडो ऑफ द हार्ट। ठीक है, इस पूरी पिक्चर के अंदर इस शेडो को कंपेयर करेंगे विद द बी, और फिर दोबारा इन दोनों शेडोज को कंपेयर करेंगे विद द सी। सो ए रिप्रेजेंट्स अ क्रॉनिक एल्कोहलिक एक्सरे with extensive poor diet, possibly he's suffering from thiamine deficiency. Just look at the diameter or the size of the heart indicated by this line, starting from here till here. ये काफी ज़्यादा है। Look at the figure B. After 1 week thiamine therapy, आपने उसको thiamine दी, ठीक है, एक हफ्ते के बाद दोबारा एक्सरे उसका खिंचवाया, चेस्ट एक्सरे, और उसके अंदर हार्ट को देखा और मैं ये किया, तो इट वाज वे रिड्यूस्ड इन कंपैरिजन टू ए। ठीक है, इतनी जल्दी आपकी चीज़ें सही होना शुरू हो जाती हैं। जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, जब उनको आप पूरा करते हैं, उनको रिप्लेस करते हैं ऐसी डाइट से जिसके अंदर वो उनकी जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है उसके अंदर पर्टिकुलर विटामिन को रिप्लेस करके, कहाँ उसका हार्ट इतना बड़ा हुआ था, और जस्ट आफ्टर 1 week ऑफ थायमीन थेरेपी इट इज़ कमिंग बैक टू द नॉर्मल साइज। और 3 हफ्ते के बाद फिर आप दोबारा से एक्सरे अगर करवाते हैं तो देयर इज अ मार्क्ड रिडक्शन इन हार्ट साइज, दैट इज द नॉर्मल हार्ट साइज indicated by this line. So compare these lines. This is a chronic alcoholic X-ray with a poor diet, extensive poor diet, suffering from thiamine deficiency. When diagnosed, is given thiamine as a therapy.
After 1 week, the X-ray shows marked reduction, and after 3 weeks, it has become a normal size heart. Any questions so far? Any questions related to vitamin B1 or thiamine? जी, डिसोरिएंटेशन. अच्छा, डिसोरिएंटेड माइंड आपने सुना होगा. अक्सर अक्सर लोग रोज़मर्रा में कह देते हैं कि जी यार, दैट पर्सन इज़ वेरी डिसोरिएंटेड. ठीक है, ये यूनिट्रैक माइंड है, ये किसी आई मीन इसको कोई बात बता रहे हो, उसको बात समझ नहीं आ रही होती. ठीक है, ऑब्वियसली सारों को विटामिन B1 की डेफिशिएंसी नहीं होती, वो आपका एक नॉर्मल बिहेवियर भी कई लोगों का होता है. ठीक है, so disorientation is simply not being able to concentrate on a particular task. Remains disoriented means distracted. ठीक है, not focusing on a particular task जो कि आपसे डिमांड किया जाता है. जी, the next question is apathy. Apathy is simply lack of interest. कभी एक्सट्रीम टेंशन में कोई जाए, ठीक है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ऑब्वियसली दैट इज़ नॉट एपैथी, मगर समझाने के लिए एपैथी इज़ लैक ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, इन शॉर्ट अगर उसको बात करें तो लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी किस्म का कोई चक्कर नहीं है. ठीक है, आप 4 5 6 लोग तैयार हो गए हैं यार, एक काम करना है हमने. ठीक है, एक बंदा बिल्कुल ही आई मीन ही इज शोइंग लीस्ट इंटरेस्ट इन दैट थिंग. ठीक है, एक तो इंटेंशनल नॉन इंटेंशनल की बात आ गई है कि उसका इंटरेस्ट उसका नहीं बन रहा है कि यार मेरा इंटरेस्ट नहीं है इस काम, कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए, वो वाली बात नहीं हो रही, मगर वो चाह के भी अपना इंटरेस्ट नहीं बना पाता किसी चीज़ के अंदर. दैट इज़ एपैथी. ठीक है, उसकी बॉडी स्टेट अलाउ नहीं कर रही होती है उसको कि वो किसी भी चीज़ के अंदर अपना इंटरेस्ट डेवलप करे. ठीक है जी. जी, एनी 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 अदर क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी टर्म, जो अभी हमने कुछ मेडिकल टर्म्स. ओके, so would you like to tell me what is tachycardia? What is meant by the term tachycardia? G, anyone of the class? Okay, and what about bradycardia? अच्छा, अहमद रजा को पता था कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेडिकार्डिया, वो मेरे इस बोलने से पहले उसने लिख दिया स्लो हार्ट. ओके जी, ब्रेडिकार्डिया बिल्कुल सही है. डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड इंक्रीज इन हार्ट रेट इज कॉल्ड एज टैकीकार्डिया. ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट vitamin, that is vitamin B2. The name of this vitamin is riboflavin. राइबोफ्लेविन भी बोल सकते हैं. ठीक है, जो भी आपकी ज़ुबान पे चढ़ता है, दोनों सही है. रिबोफ्लेविन भी बोल सकते हैं, राइबोफ्लेविन भी बोल सकते हैं. तो पता ना, देयर टू टाइप्स ऑफ एक्सेंट्स, ब्रिटिश एक्सेंट है और एक अमेरिकन एक्सेंट है. सो आप बोल सकते हो किसी भी तरीके से इसको. नोबडी इज गोइंग टू मेक फन ऑफ यू. ओके जी, let's have a look on different sources of vitamin B2 और riboflavin. ऑफल. ठीक है, हमने पहले बात की थी, ओजड़ी को बोलते हैं ऑफल. मिल्क, चीज, एग्स, yeast extracts and green vegetables. These are the main sources जिनके अंदर vitamin B12 is found in abundance. अगर आप ये सोर्सेज रोज़मर्रा की डाइट के अंदर अपना पार्ट बनाते हो, फॉर एग्जांपल आप मिल्क भी रेगुलर पी रहे हो, तो विटामिन B2 डेफिशिएंसी इज़ हाईली अनलाइकली इन योर केस. अगर आप चीज़ कंज्यूम करते हो, आप रोज़ाना अंडा खाते हो, या यीस्ट एक्सट्रैक्ट्स खाते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करते हो, इनमें से कोई भी चीज़ आप रोज़मर्रा की बेस पे बैलेंस डाइट के तौर पे इस्तेमाल करते हो, तो विटामिन B2 की डेफिशिएंसी आपके अंदर नहीं होगी. RDA, मेल्स में डिफरेंट RDA है, फीमेल्स में डिफरेंट RDA है. मेल्स में समवेयर अराउंड 1.3 मिलीग्राम पर डे, फीमेल्स के अंदर 1.1 मिलीग्राम पर डे. अच्छा जी, राइबोफ्लेविन की अगर बात करें, अगर इसको हम इसके नाम से अगर कुछ देखें कि इसका नाम क्या सजेस्ट कर रहा है हमें, राइबो मीन्स राइबोज. ठीक है, एंड फ्लेविन मीन्स येलो, इट्स येलो पिगमेंट.
कलर पिगमेंट, और उसके स्ट्रक्चर के अंदर राइबोज होता है, ठीक है। क्या क्या काम करता है ये बॉडी के अंदर? इट इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ फ्लेवोप्रोटीन्स, ठीक है, उनके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप का काम करता है। Anyone has any idea about what is meant by flavoprotein? जी, किसी को पता है फ्लेवोप्रोटीन क्या होती है? सर्च कर लो इंटरनेट के ऊपर। फ्लेवोप्रोटीन के बारे में कुछ आइडिया क्या होती है? आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का पता ना क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस का। Okay, these are sort of conjugated proteins that incorporate flavins in them and are involved in oxidation reactions in the cells. ठीक है? Different types of conjugated proteins which contain flavins in their structure, ठीक है, and are involved in different types of reactions, more commonly oxidation reactions, ठीक है। ओके जी, उनके अंदर ये राइबोफ्लेविन is used as a prosthetic group, ठीक है। It is also considered to be a component of different types of coenzymes, ठीक है। कोएंजाइम का काम भी करता है, एक एंजाइम है, पर्टिकुलर रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसको कैटलाइज कर रहा है, मगर उसको असिस्ट करता है राइबोफ्लेविन। अगर डेफिशिएंट होगा तो एंजाइम अपना काम प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा। The two biologically active forms of B2 are flavin mononucleotide, that is short form is FMN, and flavin adenine dinucleotide, FAD. So FMN and FAD जब आप आगे चल के मेटाबॉलिज्म करोगे इसके अंदर, वहाँ चल के आपको काफ़ी ढेर सारे रिएक्शंस नजर आएंगे, उनमें आपको ये FMN FAD घूमते फिरते नजर आएंगे काफ़ी जगहों के ऊपर, ठीक है। सो अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ाने का मतलब यही है कि ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे हैं, इनका ओरिजिन कहाँ से है, दैट इज़ फ्रॉम विटामिन B2, दैट इज़ रिबोफ्लेविन। इसकी एक्टिव फॉर्म्स होती हैं, वन एक्टिव फॉर्म इज FMN, दैट इज़ फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। द अदर एक्टिव फॉर्म इज FAD, दैट इज़ फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, दैट इज़ फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ AMP moiety फ्रॉम ATP टू FMN। ऑब्वियसली वो मोनोन्यूक्लियोटाइड है तो एक AMP और जाके लगेगा तो वो डाइन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, राइट। These two active forms, FMN and FAD, are bound tightly, sometimes covalently, to flavoenzymes for their proper functioning. कुछ examples हैं इसके अंदर, कुछ enzymes are called as flavoenzymes because they need riboflavin active forms for their proper functioning, ठीक है। अगर विटामिन B2 नहीं है, राइबोफ्लेविन डेफिशिएंट है बॉडी के अंदर, तो ज़ाहिर है उसकी एक्टिव फॉर्म्स भी नहीं है, वो नहीं बन सकती, और वो नहीं है तो कुछ एंजाइम्स की एक्टिविटी इफेक्ट होगी। कौन से एंजाइम्स की? जो इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इनको आप फ्लेवो एंजाइम्स बोलते हो। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, और भी ढेर सारी हो सकती हैं। इस पॉइंट के ऊपर आपको एक दो एग्जांपल्स ही जहन में आनी चाहिए। दैट इज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ NADH dehydrogenase एंजाइम। इट रिक्वायर्स FMN एज अ कोएंजाइम and succinate dehydrogenase. It requires FAD as a coenzyme. ठीक है, later on they are involved in different types of oxidation or reduction reactions of a substrate. ठीक है, NADH dehydrogenase and succinate dehydrogenase कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म TCA साइकिल वाला पढ़ोगे ना जब नेक्स्ट अगले साल चल के, अभी तो नहीं आपके कोर्स के अंदर, उसके अंदर आप ये बहुत डिटेल में ये कौन सा रिएक्शन करवा रहे हैं और इससे आगे प्रोडक्ट कौन से बनते हैं और वो आगे चल के क्या करता है, वहाँ आप ये FMN और FAD जरूर देखोगे, ठीक है। सो interrelating these vitamins with your metabolism, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। जब मेटाबॉलिज्म आएगा तब ये इंटीग्रेटेड फॉर्म के अंदर मिलेगा, तब आपको कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए कि FMN कहाँ से आ गए या FAD कहाँ से आ गए, इसकी सोर्स क्या है, बिकॉज वो आप अभी कवर कर रहे हो। द सोर्स ऑफ FMN एंड FAD इज विटामिन B2 which is called as riboflavin. करते क्या है ये? These can be acceptors of hydrogen atoms,
ठीक है, FMN के अंदर अगर हाइड्रोजन एटम एक्सेप्ट करता है तो FMNH2 बन जाता है, FADH जो है वो FADH2 बन जाता है। FADH हाइड्रोजन कैरियर का काम भी करता है इन वेरियस प्रोसेसेस, फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होती है? ग्लाइकोलिसिस इज बेसिकली अ ब्रेकडाउन ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू यील्ड एनर्जी। एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलिसिस का पायरुवेट होता है। पायरुवेट आगे एंटर होता है TCA साइकिल के अंदर, और TCA साइकिल के अंदर ढेर सारे प्रोडक्ट्स बन के आपको काफ़ी ढेर सारे ATP मॉलिक्यूल्स थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मिलते हैं, और आपको आपकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी प्रोविजन होती है। देन कम्स ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, सो ये 3 प्रोसेसेस का नाम याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जी FADH इज अ हाइड्रोजन कैरियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, या in which reactions, in which cycles और reactions, तो आप ग्लाइकोलिसिस लिखेंगे, TCA साइकिल लिखेंगे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, या इसका शॉर्ट फॉर्म होती है ETC। अभी आपको सिर्फ नाम याद करने हैं। सेकेंड ईयर के अंदर ये आप एक एक पूरा टॉपिक पढ़ोगे, ये चैप्टर हो, एक लेक्चर होगा इसके ऊपर अलग से, शायद 2 लेक्चर्स होंगे अलग से। सो आपका यहाँ कंसर्न सिर्फ इनके नाम याद करना, और डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, इसके मेजर फंक्शंस देख लेते हैं। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर। हमने अभी एग्जांपल्स कुछ पीछे की, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की बात की, और ने बात की कि FMN और FAD एक्टिव फॉर्म्स हैं विटामिन B2 की, जो कि को एंजाइम का काम करती हैं और डिफरेंट रिएक्शंस को परफॉर्म करवाती हैं। ठीक है, सो डिफरेंट मेटाबॉलिज्म सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, इनके अंदर डिफरेंट रिएक्शंस, डिफरेंट एंजाइम्स, उनके अंदर ये कोफैक्टर का काम कर सकता है। ग्रोथ के अंदर हेल्पफुल होता है। रिपेयर का प्रोसेस जो आपकी बॉडी के अंदर होता है, उसके अंदर ये विटामिन B2 अपना रोल प्ले कर रहा होता है। डेवलपमेंट ऑफ बॉडी टिश्यूज जब हो रहे होते हैं, उसके अंदर विटामिन B2 अपना रोल प्ले करता है। दैट लीड्स टू हेल्दी स्किन, आइज एंड टंग। ठीक है, इसी वजह से जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो ये स्किन के अंदर प्रॉब्लम आएगी, आइज के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, और टंग के अंदर तो स्पेसिफिकली आती है। ठीक है, इसकी एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक टंग होती है जो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2, जो आपने एक सा हॉलमार्क साइन, वो हम नेक्स्ट अभी मैं पढ़ रहे हैं। द प्रिंसिपल ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर इन द विटामिन B कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जितने भी विटामिन B कॉम्प्लेक्स के अंदर विटामिन बीज हैं, B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12, उनके अंदर इट इज कंसिडर्ड द प्रिंसिपल vitamin which is considered to be a growth promoting factor। ठीक है, जो छोटा बच्चा है, बड़ा हो रहा है, अडल्ट फॉर्म में जा रहा है, उसमें जितने भी ग्रोथ के प्रोसेसेस हो रहे हैं उनमें विटामिन B2 का बहुत मेजर रोल होता है। What if there is a deficiency of vitamin B2 in any subject? जो जो क्लिनिकल फीचर्स आएंगे उनके अंदर दे कैन बी अ लॉस ऑफ एपेटाइट, डर्मेटाइटिस। हमने शुरू में बात की थी कि स्किन डेवलपमेंट के अंदर इसका बहुत रोल है। ऑब्वियसली अगर ये नहीं है तो आपकी स्किन नॉर्मल स्टेट से, हेल्दी स्टेट से एबनॉर्मल स्टेट में जाएगी। दैट कैन रिजल्ट इन डर्मेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, दैट कैन प्रेजेंट इन नंबर ऑफ वेज। ठीक है, वी आर हियर ऑन द स्लाइड इफ somebody is trying to find chillosis. Chillosis basically is a condition when there is a fissuring or cracking at the corners of the mouth. छोटे बच्चों के अंदर कभी आप नोट करना, सारों में नहीं होता, मगर अगर किसी कोई बच्चा ऐसा नजर आता है जिसके कॉर्नर ऑफ द माउथ के अंदर क्रैकिंग होती है, बहुत ज़्यादा फिशरिंग हुई होती है, दैट इज कॉल्ड एज चिलोसिस, एंड इट शुड रेज द सस्पिशन that this child is suffering from vitamin B2 deficiency. Then comes a hallmark sign, that is glossitis. The tongue appears smooth, जो उसका normal architecture होता है वो lost हो जाता है, and it turns from its normal color to a purplish color। ठीक है, आपको अगर विटामिन B2 की डेफिशिएंसी का क्वेश्चन आता है तो उसमें आपने ये 4-5 पॉइंट्स बताने हैं, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपको फंक्शंस की बात बिल्कुल करता है, पूछता है SEQ में, तो आपने तीनों मेटाबॉलिज्म्स के नाम लिखने हैं। 2 एंजाइम्स के नाम साथ आपको याद होने चाहिए, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज NADH
डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, उनके अंदर कोएंजाइम, इसकी जो एक्टिव फॉर्म्स हैं वो कोएंजाइम का काम करेंगी। फिर आपने साथ बता देना है कि ग्रोथ के अंदर, बॉडी रिपेयर, डेवलपमेंट फंक्शंस के अंदर स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, और टंग के नॉर्मल आर्किटेक्चर और कलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी प्रिंसिपल ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर, दैट इज़ इट। इसके बाद इसके अलावा कोई और स्टोरी ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। एमसीक्यू जो आपको यूजली आता होता है वो फिशरिंग की बजाय क्रैकिंग, कोई और इसका सिनोनिम भी यूज़ किया जा सकता है फिशरिंग का, ठीक है। ठीक है, मोस्ट कॉमन यही होता है, फिशरिंग होगा या क्रैक्स होंगे उसके एंगल ऑफ द माउथ के ऊपर, कॉर्नर्स ऑफ द माउथ, ठीक है। पूरे लिप्स के ऊपर नहीं होते, सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर, साइड्स के ऊपर, ठीक है। जिस तरह कट हुआ हुआ है, ठीक है, इस तरह की अपीयरेंस आएगी, ठीक है। और टिपिकल स्मूथ एंड पर्पलिश टंग, ये दो चीज़ें आपने पिक करनी है एमसीक्यू के अंदर आंसर करना है। विटामिन B2 इज द आंसर। आसान तो क्वेश्चन हो गया ये वाला एमसीक्यू, सिंपल, आपको सिंपल सी चीज़ें ये बता दी और पूछ लिया कि कौन सा विटामिन डेफिशिएंट है। इसको मुश्किल कैसे बनाया जा सकता है? इसको ऐसे मुश्किल बनाया जा सकता है, पेशेंट प्रेजेंट्स to the medical OPD with a history of loss of appetite, skin lesions, dermatitis, cracking at the corners of the mouth. In an examination, his or her tongue appears to be purplish in color and it's smooth in texture. The deficient vitamin in this individual और उससे रिलेटेड आप आगे से क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाट इज द RDA ऑफ द डेफिशिएंट विटामिन, मोस्ट प्रोबेबली डेफिशिएंट विटामिन इन दिस सिनेरियो, ठीक है। मतलब आपसे विटामिन तो आपको एज्यूम कर लिया एग्जामिनर ने कि आप पहले पता करेंगे कौन सा है और उसके बाद उसकी RDA भी बताएंगे, ठीक है। या उसका कोई फंक्शन पूछ सकते हैं आप, ठीक है, उसका कोई और फंक्शन पूछ सकते हैं, उसकी कोई एक्टिव फॉर्म पूछ सकते हैं, ये सिनेरियो देख के। तो ये एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड, इसके फंक्शंस, इसकी डेफिशिएंसी, इसका RDA, इसकी सोर्सेज पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मेक अप योर माइंड बिफोर कमिंग टू एग्जाम ऑफ विटामिन्स कि आपको क्वेश्चन किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकता है और उसको आगे से घुमाया फिराया भी जा सकता है, ठीक है। फंक्शंस बता दिए जाएँ सारे और फिर पूछ लिया जाए कौन सा विटामिन है, ठीक है। और या पूछ लिया जाए इसकी RDA कितनी है, इसकी सोर्सेज क्या क्या होती हैं, उसमें ऑफर लिखा होगा या कोई ऐसा और चीज़ लिखी होंगी जो कि मोस्ट कॉमनली होती हैं और जिसके अंदर ये पाया जाता है, और साथ ऐसी कुछ चीज़ें लिख दी जाएँ जो मिलती जुलती हों मगर वो ऐसा जिसके अंदर पाया नहीं जाता, सही है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद करनी है, ठीक है। इनमें से एवरी पर्टिकुलर हेडिंग possesses an equal importance, बेशक वो डेफिशिएंसी हो। विटामिन B2 में ये तीन चीज़ें होती हैं, जानना काफ़ी नहीं है, उसके फंक्शंस आने चाहिए, उसकी सोर्सेज आनी चाहिए, उसका RDA आना चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर? और सिर्फ विटामिन B2 की बात नहीं मैं कर रहा, अभी तक वी आर डन विद 3 विटामिन, और काफ़ी ढेर सारे विटामिन और पड़े हुए हैं, उनको हम करेंगे। उन सारों के बारे में यही सजेशन है। इससे बहुत मुश्किल पेपर भी बन सकता है, बहुत आसान भी बन सकता है, दरमियाना भी बन सकता है। तो आपने इसको थोरो पढ़ के आना है, इसको आपको ईच एंड एवरी पॉइंट इसका याद करना है, ठीक है। एक बड़ा आसान सा तरीका होता है, वो एक चार्ट्स बने होते हैं, उसके अंदर लिखा होता है ये विटामिन है और इस विटामिन की डेफिशिएंसी से ये हो जाता है, और आप उसका एक रट्टा लगा के आ जाते हैं, मगर उससे कई दफ़ा MCQ सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि आपने सोर्सेज नहीं याद की होती हैं, आपने RDAs नहीं याद की होती और क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं सोर्सेज और RDA से, ठीक है। आपने एक्टिव फॉर्म्स के नाम नहीं याद किए होते, तो आप नहीं डिटर्मिन कर पा रहे होते हैं कि इसकी एक्टिव फॉर्म्स थी या विटामिन B3 की एक्टिव फॉर्म्स थी, उसकी अलग से हैं, इसकी अलग से हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको फुल ग्रास्प करके आनी है। ओके जी, लेट्स हैव अ लुक एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ। क्रैकिंग हुई हुई है, रेड एडिमेटर्स हुए हैं, दिस इज क्रैकिंग, बहुत क्लियर पिक्चर नहीं है। ओके, दिस इज द टंग, स्ट्रॉबेरी टंग टाइप जैसा, ठीक है। पर्पलिश कलर की है और स्मूथ होती है बहुत ज़्यादा, नॉर्मल आर्किटेक्चर इसमें इट्स कम्प्लीटली लॉस्ट। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें
how it is absorbed in the intestine via a process called as active transport. ठीक है, ये भी एक एमसीक्यू आपको पता होना चाहिए. विटामिन बी 2 की बात हो रही है, रिबोफ्लेविन की बात हो रही है. इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर इसकी एब्जॉर्प्शन का पूछ लिया जाता है तो आपको बताना चाहिए किसका कौन से मैकेनिज्म से एब्जॉर्ब होता है थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. इट इज़ रिलेटिवली स्टेबल टू हीट. हमने शुरू में विटामिन सी की बात की थी तो बिल्कुल किसी भी चीज़ को पास नहीं भड़कने देता था, राइट. थोड़ी सी भी हीट किया उसको, एनी फूड कंटेनिंग विटामिन सी, तो उसका विटामिन सी डिस्ट्रॉयड हो जाता है, उसमें से रहता नहीं है. लाइट को एक्सपोज करेंगे आप विटामिन सी को तो वो ख़त्म हो जाता है, उसका स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ फाइनली हमें वी हैव कम टू अ पॉइंट कि राइबोफ्लेविन विटामिन बी 2 इज रिलेटिवली स्टेबल टू हीट. ठीक है, इन कंपैरिजन टू प्रीवियस विटामिन्स व्हिच वी हैव स्टडीड सो फार. इट ब्रेक्स डाउन इन लाइट एंड बाय रेडिएशन. मगर अभी ये थ्रेट है इसके ऊपर. लाइट के अंदर ज़्यादा एक्सपोजर कर देंगे या इसके अंदर कोई भी ऐसी रेडिएशन इसके थ्रू पास करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर इफेक्ट हो सकता है, इसकी एफिकेसी या इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को डिस्टॉर्ट कर सकता है. ओपेक कंटेनर्स में अगर इसको रखा जाए, क्लियर जो बिल्कुल क्लियर आपको ग्लास कंटेनर है फॉर एग्जांपल, जिसके अंदर से इसकी फिजिकल अपीयरेंस नज़र आ रही है, तो इट इज़ यूजुअली मिल्क सॉलिड. ठीक है, सो ये कुछ बातें याद रखेंगे इसके बारे में. एनी क्वेश्चन सो फार? वी आर डन विद विटामिन बी 2 और राइबोफ्लेविन एज वेल. जी, ओके डू ओके. इज रोल नंबर 7 लिसनिंग टू मी? मुझे नहीं पता रोल नंबर 7 कौन सा है, मगर मैं ऐसी रैंडम अब रोल नंबर्स नाम ले रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि कुछ नाम हैं जो मुझे रोज़ाना नज़र आते हैं चैट बॉक्स के अंदर. कुछ नाम हैं जो मुझे कभी नाम क्या रोल नंबर्स मुझे कहीं कभी भी ज़िंदगी में अभी ज़िंदगी में तो नहीं, खैर एनीवेज अभी जितने भी लेक्चर्स दिए इनके अंदर नज़र आए. ठीक है, रोल नंबर 7 जी प्लीज़. आई वॉन्ट योर कॉन्ट्रीब्यूशन. रोल नंबर 7 कौन है? आर यू प्रेजेंट? रोल नंबर 7. रोल नंबर 9. ओके, मैं पहले क्वेश्चन कर देता हूँ, शायद वो इस वजह से नहीं आ रहा कि मैंने उनको क्या कहना है. ओके, रोल नंबर 7 ने अभी रिस्पॉन्ड नहीं किया. मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, हमने अभी तक कौन कौन से वाइटामिन कवर किए हैं? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ. रोल नंबर 7 प्लीज फर्स्ट. रोल नंबर 15. रोल नंबर 15, आर यू देयर और स्लीपिंग? अभी मुझे एक वीडियो नज़र आई थी, एक स्टूडेंट लेटा हुआ था बड़े मज़े से, और मुझे कोई गैजेट नज़र नहीं आया था उसके हाथ में, शायद वो ऑन करके साइड के ऊपर रखा हुआ था उसने. मे बी ही इज़ गुड एट लिसनिंग. स्लाइड्स नहीं देखना चाह रहा था वो. जी, रोल नंबर 15. ये आपकी इंटरेक्ट अटेंडेंस भी हो रही है, पता है आपको? रोल नंबर 27. हमने अभी तक कौन कौन से वाइटामिन कवर किए हैं? वाटर सॉल्युबल वाइटामिन में से हमने कल और आज के लेक्चर के अंदर कौन कौन से वाइटामिन? दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन. रोल नंबर 27. 7 नहीं है, 15 नहीं है, 27 नहीं है. ओके जी. रोल नंबर 39. जी 27. मरियम जी, बताएंगे आप? वुड यू लाइक टू टेल मी और टेल द क्लास which vitamins we have covered so far in yesterday and today's lecture? आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि मैं इधर बोल रहा हूँ सिर्फ, और ये 5 6 7 10 लोग जो रिस्पॉन्ड करते हैं यही सुन रहे हैं, बाकी पूरी क्लास भी सुनती है. रैंडम ऐसे ही आज जहन में आया कि काफ़ी लेक्चर्स आपके साथ हो चुके हैं, मगर ये कि इतना मुझे टाइम नहीं मिला कभी कि ये भी चीज़ सॉर्ट आउट की जाए कि एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग और नॉट. वेरी गुड. ठीक है जी. रोल नंबर 72. रोल नंबर 72, आर यू देयर? 73. रोल नंबर 73. जी 72, मोहम्मद नुमान. ओके बेटा,
आज का लेक्चर सुना है आपने. कैन यू वुड यू लाइक टू टेल मी व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिव फॉर्म्स ऑफ विटामिन B2 और रेबोफ्लेविन? एक्टिव फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं इसकी, विटामिन B2 की? जी, रोल नंबर 72 मोहम्मद नुमान. यार इतनी देर में तो गूगल हो जाता है भाई मेरे. गूगल करके जल्दी से निकाल के मुझे बता देते. एटलीस्ट शो योर पार्टिसिपेशन. से मस्ट बी स्लीपिंग राइट? या समझ नहीं आई? सुन रहे थे, समझ नहीं आई. दो ही चीज़ें हो सकती हैं. रोल नंबर 102. जी, रोल नंबर 102. ओके मोहम्मद नुमान, एक्चुअली मुझे आपका फेस नहीं पता कौन हो आप. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर दैट वुड बी ऑन प्रॉबेबली मंडे और ट्यूसडे. ठीक है. आप विटामिन B2 के ऊपर एक प्रेजेंटेशन तैयार करके आओगे फॉर 2-3-4 मिनट्स मैक्सिमम. ठीक है. और यहाँ आके आप स्लाइड शेयर करोगे. अगर स्लाइड शेयर नहीं कर सकते तो मैं आपको बोलने का मौका दूंगा माइक खोल के. आप इसके बारे में ईच एंड एवरीथिंग बताओगे पूरी क्लास को. रोल नंबर 72. CR प्लीज नोट डाउन दिस पर्टिकुलर टास्क. ठीक है. मैं 72 का रोल नंबर शायद भूल जाऊँ. ठीक है, मुझे याद रहेगा वैसे. ठीक है. CR, हु इज द CR? बेटा CR, is CR present or CR be absent? Who is the CR of the class बेटा? Afifa. Okay. नहीं Afifa, are you CR 103? यस सर. ओके जी. ठीक है अफीफ़ा, 72 रोल नंबर को आपने लिख लो अपने पास. ठीक है. और हम क्लास का जो शुरुआत करेंगे 72 रोल नंबर हमें राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को पूरा याद करके आएगा. अगर वो स्लाइड बना सकता है तो उसकी स्लाइड शेयर करके देखेंगे फॉर 5 मिनट्स. और अगर वो स्लाइड नहीं बना सकता, उसके पास लैपटॉप नहीं है ऐसा कुछ, तो फिर वो कम से कम हमें वर्बली बताएगा उसके बारे में सारा कुछ. ठीक है. उसकी आइडिया कितनी होती है, उसकी सोर्सेज क्या होती हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, एक्टिव फॉर्म्स क्या होती हैं, उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है. ठीक है बेटा. मैं अब ये हर लेक्चर में करूँगा. सॉरी, आई मीन मुझे मुझे लगता है कि आपकी थोड़ी सी आराम डिस्टर्ब होगा इससे. मैं अब ये हर लेक्चर में करूँगा क्योंकि ये अच्छी वाइब नहीं आई मुझे कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज इंटरेस्टेड जिसमें 10-15 लोग मुझे नज़र आते हैं हमेशा, और बाकी पूरी क्लास जो है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है सुनने में या पढ़ने में. तो ऐसा नहीं होने जाना. मैं नहीं होने देने जा रहा. नेक्स्ट से हम इस तरह ही रैंडम करूँगा. मैं बीच में लेक्चर किसी टाइम के ऊपर भी जो काबू आ जाएगा वो प्रेजेंटेशन बना के अगले लेक्चर में सुनाएगा मुझे. ठीक है. ओके जी. वी स्टिल हैव सम टाइम. लेट्स मूव ऑन टू द विटामिन B3 और niacin. Let's have a look on sources. There are different sources for vitamin B3 or niacin, such as milk, eggs, meat, poultry, and fish. सब कुछ ही आ गया जो रोजमर्रा में आप खाते हैं. Whole grains are very enriched. All protein containing foods such as pulses and dried food. मेरा नहीं ख्याल कि विटामिन B3 की डेफिशिएंसी इतनी इजीली हो सकती है, क्योंकि मैं हालांकि सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं हफ्ते में एक दफ़ा, आधी दफ़ा, महीने में खा लेते हो राइट. मिल्क, एग्स, मीट, पोल्ट्री, फिश, दालें जितनी भी किस्म की हैं, ड्राइड फ्रूट, जितने भी प्रोटीन कंटेनिंग फूड्स हैं. ठीक है. सो मगर अगेन इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है. हम आगे चल के देखते हैं कि डेफिशिएंसी कैसे होती है. ओके जी. कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. वाटर सॉल्युबल, एज वी ऑल नो, हम वाटर सॉल्युबल की ही कैटेगरी पढ़ रहे हैं. तो वाटर सॉल्युबल है, स्टेबल टू हीट होता है ये.
अब कंपेयर करो, विटामिन सी वाज नॉट एट ऑल स्टेबल टू हीट, ठीक है, हीट लेबाइल था। विटामिन बी वन थोड़ा सा था, और विटामिन बी टू हमने कहा रिलेटिवली स्टेबल है। एंड नाउ दिस इज कम्प्लीटली स्टेबल टू हीट। इसका मतलब खाने पीने की चीज़ें जब आपको करते हो, उसकी जब खाना पक रहा होता है आपका, ठीक है, उसमें रॉ फूड डालते हो और उसको हीट के साथ एक्सपोज करते हो, तो विटामिन बी थ्री को कुछ नहीं होता। विटामिन बी थ्री आपके पके हुए खाने के अंदर भी आ जाता है। सही है। सो दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस विटामिन, ठीक है। इसकी डेफिशिएंसी इसलिए भी रेयर होती है। ओके, फेयरली स्टेबल टू एसिड्स एंड एल्कलीज। आप बीच में विनेगर डालते हो खाने के अंदर और डिफरेंट टाइप्स के चीज़ें डालते हो, uh, उनसे भी स्टेबल होता है। 80 to 90% लॉस इज पॉसिबल इन मिलिंग। मिलिंग होती है कोई भी ऐसा प्रोसेस जो सॉलिड कंपोनेंट को तोड़ के उसको स्मॉलर पार्ट्स के अंदर, स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर लेके आए। फॉर एग्जांपल, आप आटे की मिलिंग भी हो सकती है, फ्लोर मिलिंग भी हो सकती है, जिसके अंदर सीड्स को क्रश करके बीच में से आटा निकाला जाता है, छिलका अलग कर दिया जाता है और फ्लावर जो होता है वो निकाल लिया जाता है। इस तरह और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स हैं जिनकी मिलिंग की जाती है, उसके अंदर ये लॉस इसका काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। आरडीए बेसिकली इसकी रिलेटेड टू प्रोटीन इनटेक है। ज़्यादा प्रोटीन इनटेक लेंगे, ज़्यादा नायसिन आपकी आ जाएगी। मगर एक एवरेज पर डे इंडिविजुअल, एवरेज एडल्ट की बात करें तो उसको कितनी रिक्वायरमेंट होती है पर डे? दैट इज समवेयर अराउंड 15 to 20 मिलीग्राम पर डे। कम से कम इतनी तो इनटेक होनी चाहिए पर डे, ठीक है, ताकि इसकी कोई डेफिशिएंसी ना हो। और या जो इसके एक्टिव फॉर्म्स अभी हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, जिनमें काफ़ी ढेर सारे काम करने हैं आपकी बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिक फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, डिफरेंट रिएक्शंस परफॉर्म करने हैं, को फैक्टर्स, को एंजाइम्स का काम करना है, तो 15 to 20 मिलीग्राम पर डे के लिहाज से आपको इसको कंज्यूम करना होता है, ठीक है। दो तरह की फॉर्म्स के अंदर ये इट इज़ फाउंड इन द बॉडी इन टू फॉर्म्स। वन इज निकोटिनिक एसिड एंड द अदर वन इज निकोटिनामाइड। Body transforms nicotinic acid to nicotinamide, a major form of niacin in the blood. अच्छा, इस नायसिन या विटामिन बी थ्री की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि हमने विटामिन बी वन पढ़ा, हमने बी टू पढ़ा, सी भी पढ़ा, ठीक है। उसमें हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं पढ़ी कि वो किसी अमाइनो एसिड से भी फॉर्म हो सकता है। हम बी थ्री के बारे में ये चीज़ पढ़ रहे हैं। देयर इज एन अमाइनो एसिड कॉल्ड एज ट्रिप्टोफन। ट्रिप्टोफन, ठीक है, फिनाइल एलानिन ग्रुप का है ये, ठीक है, रिंग कंटेनिंग होते हैं ये, सही है। ट्रिप्टोफन इज अमाइनो एसिड इन द बॉडी, जिससे जो प्रिकर्सर का काम कर सकता है इन द फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ नायसिन। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। सप्लीमेंटेशन इज नीडेड फॉर ऑल एनिमल्स। ये नायसिन की फॉर्म्स हैं, शेप्स आपसे नहीं पूछी जाएंगी, स्ट्रक्चर आपसे ड्रॉ नहीं करवाए जाएंगे। NAD and NADP, these are the main biologically active coenzyme forms of niacin. ओके, हमने रिबोफ्लेविन पढ़ा था, उसकी आपको एक्टिव फॉर्म्स याद है क्या क्या थी? जी, विटामिन बी टू की एक्टिव फॉर्म्स। वेरी गुड, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करेंगे इसको, सही तरह अपना माइंड बना के आएंगे जब पेपर करने आएंगे कि राइबोफ्लेविन की बात हो रही है तो FAD एंड FMN, ठीक है, वो एक्टिव फॉर्म्स है। नायसिन की बात हो रही है तो NAD और NADP, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ऊपर किसी ने पूछा हुआ था मेरे से कि ज़रूरी है कि सारे, ज़रूरी नहीं है, एक्सट्रीम डेफिशिएंसी में ये सारे सिम्टम्स आएंगे। किसी भी विटामिन की एक्सट्रीम डेफिशिएंसी फॉर अ प्रोलॉन्ग टाइम ये सिम्टम्स आएंगे। देखो, अब किसी भी चीज़, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अनीमिया की एग्जांपल है, बड़ी रोज़मर्रा में आपको देखने में मिलता है काफ़ी लोगों के अंदर, ठीक है। अनीमिया क्या होता है? आई मीन डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन लेवल्स। नॉर्मल हीमोग्लोबिन हम फॉर इंस्टेंस कहते हैं 12 से लेकर 14 तक होता है इन एडल्ट, ठीक है। मेल्स में, फीमेल्स में थोड़ा सा वेरी करता है, मैं एवरेज लगाएं तो 12 से 14 तक होना चाहिए मिलीग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल, समबडी इज हैविंग अ हीमोग्लोबिन ऑफ अराउंड 11, तो हो सकता है कोई सिम्टम ना आए, मगर वो बिलो नॉर्मल चला गया, राइट। 10 पे आए, उसको थोड़े से सिम्टम्स आना शुरू हो, उसको थोड़ी सी थकावट शुरू होना शुरू हो जाए, फिर वो 9 पे आ जाता है, उसकी पैलर होना शुरू हो जाता है। 8 पे आता है, उसकी आंखें देखते हो आप, पिलाहट आ जाती है, आप उसकी उसकी पाम चेक करते हो, उसके अंदर पैलर आ जाता है। तो इसका मतलब
जितनी उसकी डेफिशिएंसी हो रही है बॉडी के अंदर, either it's mild, moderate or severe, the symptomatology depends on that particular state. ठीक है, तो ये इसका आंसर मिल गया आपको जो आपने क्वेश्चन किया था, या कोई और क्वेश्चन किया था आपने? योर क्वेश्चन वाज सिमिलर, हैव यू गॉट द आंसर? ओके जी, सो इट डिपेंड्स कि कितनी डेफिशिएंसी हुई है। ठीक है, अगर बहुत एक्सट्रीम डेफिशिएंसी हो रही तो ये जो आप साइन सिम्टम्स देख रहे हैं ये सारे के सारे हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने मेरे से पूछा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर आपको सारे के सारे ही लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि जाहिर है आपसे 2 या 3 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेनेवर देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ पर्टिकुलर विटामिन, तो उसकी डेफिशिएंसी में ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, सूनर और लेटर वाला इफेक्ट हो सकता है, कोई चीज़ पहले और बाद में आ सकती है, मगर आप जब क्वेश्चन का आंसर करने जा रहे हो तो उसमें आप विद सब्जेक्ट टू इस तरह नहीं लिखोगे कि माइल्ड और मॉडरेट, आप बस ये ज्यूम करोगे उसके अंदर की डेफिशिएंसी हो गई है, और जो इसकी सिम्टोमेटोलॉजी है, जो इसके क्लिनिकल फीचर्स जो डेफिशिएंसी में आते हैं वो मैंने लिखने हैं टू गेन मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है बेटा, ओके जी। These both are hydrolyzed by different types of enzymes in the small intestinal mucosa to yield nicotinamide. ठीक है, niacin can also be synthesized from tryptophan. इतना ज़्यादा efficient नहीं होता। ठीक है, 60:1, मतलब अगर 60 मॉलिक्यूल्स ऑफ ट्रिप्टोफन हैं तो वो एक मॉलिक्यूल ऑफ नायासिन यील्ड करेंगे। ठीक है, मगर ऑब्वियसली ट्रिप्टोफन के 60 तो नहीं होंगे, मिलियंस में होंगे। ठीक है, तो फिर वो नायासिन भी ज़्यादा बनेगा, राइट। मगर जो परसेंटेज है, जो रेशो है, वो 60:1 है, इसको याद रखना, MCQ है। ठीक है, नायासिन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NAD, NADP, इंपॉर्टेंट इन रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं? सिंपली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। जहाँ जहाँ बॉडी में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हो रहे हैं, NAD इज द NAD की 2 फॉर्म्स हैं बेसिकली, one is NAD plus and the other one is NADP. NAD plus is the oxidized form and NADP is a reduced form. ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है या रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है, उस पर डिपेंड करते हुए NAD और NADP वहाँ यूज होते हैं। NAD acts as an electron acceptor by many biological redox reactions. NADH is a hydrogen carrier. ग्लाइकोलिसिस के अंदर, TCA के साइकिल के अंदर, ऑक्सीडेटिव ATC के अंदर, और NADPH जो होता है वो हाइड्रोजन डोनर होता है। ये तीनों चीज़ों का पता होना चाहिए। व्हाट इज NAD? इट इज़ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। ये रिड्यूस्ड फॉर्म है NADH, दैट इज यू कैन से इट इज़ अ हाइड्रोजन कैरियर। और कैरियर स्टेट कौन कौन से 3 प्रोसेसेस के अंदर होती है? ग्लाइकोलिसिस के अंदर, TCA साइकिल के अंदर और ATC के अंदर। NADPH, it's a hydrogen donor in the synthesis of fatty acids. अच्छा जी, वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज दैट इज कॉल्ड एज पिलाग्रा। बहुत आसान है इसको याद करना आपको, मगर ये भी अगेन सिंपली इन्हीं वर्ड्स के साथ 3 Ds are very famous for this particular disease. It results to the deficiency of niacin. Poor areas of the world, ठीक है, poor areas of the world की क्या सिग्निफिकेंस है, ये यहाँ क्यों लिखा गया है? हमने पहले इसके सोर्सेज देखे और मैंने शुरू में आपको बात की कि यार इसकी तो डेफिशिएंसी वेरी हाईली अनलाइकली, क्योंकि जो चीज़ें उसके अंदर सोर्सेज में आ रही थी वो हम में से सारे लोग जो एवरेज लोग हैं, ठीक है, जो रोज़मर्रा में प्रॉपर डाइट कंज्यूम करते हैं, वो समहाउ इसको वेल कर लेते हैं इसमें से कुछ ना कुछ। तो इसका मतलब विटामिन B3 की डेफिशिएंसी इज नॉट शुड नॉट बी वेरी कॉमन। दैट इज़ व्हाई इट इज़ रिटन हियर पुअर एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ स्टारवेशन होती है, डेप्रिवेशन फूड की होती है, अफ्रीकन स्टेट्स, ठीक है, इवन पाकिस्तान, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ भी काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ खाने को नहीं कुछ मिलता। ठीक है, पीपल स्टार्व, और उसके अंदर जाहिर है आई मीन जब वो जो सारी सोर्सेज हमने मेंशन की वो रोज़मर्रा में उनको नहीं मिल रही, तो देयर इज़ अ चांस कि उनके अंदर विटामिन की डेफिशिएंसी हो, और इन पर्टिकुलर अगर जो हम अभी करेंटली पढ़ रहे हैं विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हो जाए। 3 Ds, और अब कुछ बुक्स में 4th D भी होता है। 4th D इज इनडायरेक्ट D। आपको डायरेक्ट बड़ा आसान सा डायरिया सिनेरियो में लिखा आएगा, डर्माटाइटिस लिखा आएगा और डिमेंशिया लिखा आएगा। ये तो होगी आसानी आपके लिए कि जी आपको 3 D नज़र आ गए और आपने आंखें बंद करके पिलाग्रा
पेपर टिक कर दिया। इसको लूज टूल्स भी लिख सकता है वो, इसको इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल्स भी लिख सकता है वो, इसको स्किन इन्फेक्शन भी लिख सकता है, स्किन इन्फ्लेमेशन भी लिख सकता है, स्पॉट अपीयरेंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पॉट्स स्टार्टेड अपीयरिंग ऑन द स्किन भी लिख सकता है वो, जहाँ डी दूर दूर तक नहीं लिखे नजर आएगा आपको। और इसको डिमेंशिया को वो लिख सकता है कि इज अनएबल टू रिकॉल पास्ट इवेंट्स, ही हैज लॉस्ट हिज मेमोरी, इस तरह भी लिख सकता है सिनेरियो के अंदर। ठीक है, सो याद करने के लिए तो बड़े अच्छे हैं ये, मगर ऑब्वियसली इनके साइनोनिम्स भी याद करके आने हैं आपने पेपर में, या जब भी पेपर्स को सॉल्व करना है। डायरिया को इसके साइनोनिम्स किसी तरह भी वो प्रेजेंट कर सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी वो बोल रहा है वो इट मीन्स डायरिया। स्किन की कोई प्रॉब्लम आपको कोरिलेट करना है वहाँ, ऐसा पेशेंट आ गया है जो कि 5 दिनों से, 3 दिनों से, 2 दिनों से, कुछ टाइम से, कुछ घंटों से उसको डायरिया या कोई लूज टूल्स आ रहे हैं या इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टूल्स आ रही है, और एट द सेम टाइम उसकी स्किन के ऊपर भी कोई मसला आ गया है और साथ उसकी मेमोरी का भी प्रॉब्लम है, तो फिर आपके जहन में वो 3 Ds आएंगे एंड यू विल कॉल इट पिलाग्रा। इट्स ईजी टू रिकॉल। और अगर ये सब कुछ अनट्रीटेड जाए, डायरिया अगर प्रोलॉन्ग्ड हो जाए, आप उसकी इलेक्ट्रोलाइट्स या उसकी वाटर बैलेंस को नहीं मेंटेन कर रहे, तो ऑब्वियसली क्या होगा, डिहाइड्रेटेड स्टेट से वो बंदा मर सकता है, राइट। तो इट कैन लीड टू डेथ। डर्माटाइटिस बहुत सिवियरिटी इख्तियार करके आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे, तो इट कैन लीड टू डेथ। और डिमेंशिया एज सच कैन नॉट लीड टू डेथ until unless it is there is some organic cause in the body, आपके ब्रेन के अंदर कोई ऑर्गेनिक कॉज है, ट्यूमर है, कैंसर है, ऐसा कुछ, तो फिर तो डेथ की तरफ जाएगा। मगर अगेन डायरिया और डर्माटाइटिस कैन बी लीथल। हार्टनप डिसऑर्डर बहुत दफ़ा पूछा जाता है, आपको डिफ्रेंशिएशन आनी चाहिए। मैं आपको पिछले साल के पेपर का बताना चाहूँगा जहाँ लोग बहुत परेशान हुए थे फर्स्ट ईयर। इस साल जो है वो नहीं, उससे पिछले साल की बात कर रहा हूँ। वो इट वाज अबाउट पिलाग्रा और हार्टनप डिसऑर्डर एंड इट वाज रिलेटेड टू पाकिस्तान में यूएचएस का पेपर था एनुअल का, और एनुअल के पेपर में किसी रशियन टेरिटरी का मेंशन किया गया था, उसमें एक विलेज और पुअर पॉपुलेशन के बारे में बात हुई थी। ठीक है, तो रशिया से जहन में तो आपके ये आते हैं खाते पीते लोग होंगे, ठीक है, मगर ऑब्वियसली उसके अंदर उन्होंने एक विलेज की बात की थी और उसके अंदर कॉर्न या ऐसा कुछ मेंशन भी किया था, कॉर्न बेस्ड डाइट या ऐसा कुछ। तो इस तरह के सिनेरियोज भी आ जाते होते हैं, तो आपको फिर वहाँ से पिक करना होता है, वर्ड्स को पिक करना होता है, और फिर आप उसको डायग्नोज कर पाते हो। सही है। हार्टनप डिसऑर्डर और प्लाग्रा में क्या फ़र्क है? प्लाग्रा इज सिंपल डेफिशिएंसी ड्यू टू एनी कॉज ऑफ विटामिन B3 नायसिन। जो सोर्सेज बताए थे वो सोर्सेज नहीं वो कंज्यूम कर रहा और उसकी डेफिशिएंसी हो गई है। नायसिन आपकी बॉडी के अंदर भी नहीं बन रहा, और हमने पहले बात की 60:1 के अंदर इतनी ज़्यादा नहीं होती, मेनली इट इज सप्लाइड बाय द डाइट। हार्टनप डिसऑर्डर कब होता है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रिप्टोफैन। इट कैन रिजल्ट इन प्लाग्रा लाइक सिम्टम्स। सिम्टम्स यही आएंगे, डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस। ठीक है, 3 Ds, इनको नहीं भूलना 3 Ds को। मगर क्यों होगा? क्योंकि आपके ट्रिप्टोफैन, जिसने ऑब्वियसली कम परसेंटेज में बनाना है, मगर ऑब्वियसली इट इज़ अ सोर्स ऑफ विटामिन B3, उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती सही तरह बॉडी से। ठीक है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, इसका मतलब आपकी एक सोर्स कम हो गई है, और बाय एनी चांस उसकी डाइट के अंदर भी डेफिशिएंसी है, तो क्या होगा कि जो थोड़ा बहुत नायासिन, जो बहुत ज़रूरी नायासिन या उसकी एक्टिव फॉर्म्स बननी थी टू कोप विद द रेगुलर मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस, जो ट्रिप्टोफैन से आ सकती थी, तो ट्रिप्टोफैन की ही एब्जॉर्प्शन डिफेक्टिव है, तो वो भी नायासिन नहीं आ पाएगा। इट कैन प्रेजेंट एज प्लाग्रा लाइक सिम्टम्स। कॉर्न डाइट, कॉर्न की क्या खासियत होती है? इट इज़ लो इन बोथ नायासिन एंड ट्रिप्टोफैन। ठीक है, कुछ ऐसी पॉपुलेशंस हैं पूरी दुनिया के अंदर जो कि सिर्फ प्रीडोमिनेंटली प्रेफरेबली कॉर्न बेस्ड डाइट्स इस्तेमाल करती हैं रोज़मर्रा में, मकई की रोटी खाती हैं। ठीक है, ऐसी पॉपुलेशंस हैं। अब लोकल टर्म में बात करें, या कॉर्न एज अ स्टेपल डाइट लेते हैं, ठीक है, उनके वहाँ उगती है या वो ज़्यादा अबंडेंस में होती है या उनको पसंद होती है या उनका कल्चर है, रिचुअल है, जो भी है। इट कैन लीड टू नायासिन और ट्रिप्टोफैन डेफिशिएंसी।
and it can cause pellagra. डेफिशिएंसी सिम्टम्स देख लें, 3 Ds को आपने याद रखना है. 4th D इनफैक्ट उसके साथ एसोसिएटेड है. हमने बात की डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस, एंड 4th D इज untreated diarrhea, untreated dermatitis can lead to death. डायरिया, एब्डोमिनल डायरिया के साथ और एसोसिएटेड फाइंडिंग्स क्या आ सकती हैं? एब्डोमिनल पेन हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, इन्फ्लेम्ड, स्वोलन, स्मूथ, ब्राइट रेड टंग हो सकती है. अब फिर मुझे दोबारा कंपैरिजन में बताइएगा, राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से टंग का क्या होगा? टंग के ऊपर कौन सा कलर आता है? विटामिन B2 की बात कर रहे हैं, उस पर टंग का कलर कौन सा होता है अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो? जी पर्पल, ठीक है. और इसके अंदर अगर हम बात करें हम नाइसिन विटामिन B3 की, तो इसके अंदर ब्राइट रेड टंग हो जाती है. डिप्रेशन हो सकता है, एपैथी हो सकती है, फटीग हो सकती है, लॉस ऑफ मेमोरी, हेडेक, बायलैटरल सिमेट्रिकल रैश हो सकता है ऑन एरियाज एक्सपोज्ड टू सनलाइट. ठीक है, ये देखें, ये एडवांस पेलाग्रा. डर्माटाइटिस की बात की थी ना, स्किन रैश की बात की थी, तो इस तरह का स्किन रैश हो सकता है. Dermatitis of the elbows due to friction, beginning of the desquamation in the center of the lesion. ये आप सेंटर के अंदर डिस्क्वेमेशन देख रहे हैं, ये डिस्क्वेमेशन देख रहे हैं वाइट वाइट सा. इस टाइप का रैश होगा पेलाग्रा के केस के अंदर, विटामिन B3 डेफिशिएंसी के अंदर. पेशेंट यूजुअली आपको प्रेजेंट इस तरह की चीज़ों से याद करता है ना, फिर आप हिस्ट्री देखते हो, उससे पूछते हो खाने में क्या खाते हो, ये वो. मगर अगर आपको ये बहुत अच्छी तस्वीर ज़हन में रहेगी सारी ज़िंदगी, तो ऐसा कोई भी रैश देखेंगे तो पहली चीज़ आपके ज़हन में पेलाग्रा आ जानी चाहिए. ठीक है, डिस्क्वेमेशन हुई हुई है, ये डर्माटाइटिस हुआ हुआ है, इसको पेलाग्रा का पेशेंट है ये. ऑब्वियसली हिस्ट्री रिवील करोगे इसकी आगे फर्दर तो इसको लूज स्टूल्स भी आएंगे. ठीक है, स्टूल्स भी इसको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी के साथ डायरिया हुआ होगा. और ज़्यादा एलिवेट करोगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछोगे उसे, तो आपको लगेगा यार इसको तो डिमेंशिया भी है, तो आपका डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा पेलाग्रा का. ओके जी, थोड़ा टाइम ऊपर ही चला गया हुआ है. ओके, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर ऑन इन लाइक नेक्स्ट लेक्चर. एनी क्वेश्चंस सो फार? नायासिन से रिलेटेड, राइबोफ्लेविन से रिलेटेड, विटामिन C से रिलेटेड, या थायामीन से रिलेटेड? जी, सो दैट वी फिनिश द लेक्चर. और फिर हम मंडे या ट्यूसडे को जब नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फिर कंटिन्यू करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा. हाइपरलिपिडीमियाज में नायासिन इज यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी. ठीक है, मोडालिटी आप इसकी टैबलेट्स दी जाती हैं. ठीक है, ट्रीटमेंट पैरामीटर यूज़ किया जाता है इसको, नायासिन को, इन केस ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ हाइपरलिपिडीमियाज. ठीक है, ये आपके LDL और ट्राइग्लिसराइड्स जितने भी होते हैं बॉडी के अंदर, उनको बनने से रोकता है. ठीक है, सो इसका ये काम होता है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है इसके अंदर, ये भी एक क्वेश्चन आता होता है SEQ. नायासिन दो तरह से इंपॉर्टेंट हो गया. एक पेलाग्रा के सिम्टम्स आपको आने चाहिए. ठीक है, आपको हार्टनप डिसऑर्डर पूछा जा सकता है, सिम्टम सेम है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि वो डायरेक्ट डेफिशिएंसी नहीं है, वो इनडायरेक्ट डेफिशिएंसी है नायासिन की, बिकॉज ट्रिप्टोफन जो कि एक सोर्स है नायासिन बनाने की बॉडी के अंदर, उसकी इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन डेफिशिएंट हो जाती है, डिफेक्टिव हो जाती है. ठीक है, सो ये कुछ टर्म्स नहीं है आपके लिए, इनको इनको करने की कोशिश करें, याद करने की कोशिश करें, बार बार पढ़ने की कोशिश करें, इनसे फेमिलराइज करें अपने आप को. ठीक है, तो ये कुछ नए नाम हैं, इनको याद करना है, ज़रूरी है. ठीक है जी, चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. और आई होप कि जो जो चीज़ें मैंने की हैं, पढ़ाई हैं, आपको साथ साथ समझ आ रही हैं. Feel free to ask about anything related to the topics which we have covered so far. हम जब ये सारा टॉपिक ख़त्म कर लेंगे probably in upcoming months, शायद towards the end of the June, I think we were done with the whole course. इसके बाद हम रिविजन्स की तरफ भी जाएंगे. उसमें फिर हो सकता है आपकी रिविजन्स होंगी सारे टॉपिक्स की दोबारा. अगर जो ऑनगोइंग टॉपिक्स चल रहे होते हैं, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे स्टार्ट में ही पूछ लिया करो, लेक्चर के स्टार्ट में, शुरू में ही, ताकि हम पहले वो चीज़ों को क्लियर करें और आगे चलें. ओके जी, थैंक यू, हैव अ गुड वीकेंड.